Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, आरबीएससी की जो साइकोलॉजी की बुक चला रखी है आपके, उसमें यूनिट 8 चल रही है और ये क्लास नंबर है 17। पढ़ने वाले हैं भाषा के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा एवं भाषा का स्वरूप। तो वीडियो के अंत में आपको आज की क्लास के 10 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तो 10 प्रश्न ज़रूर सोल्व करें। चाहे आप क्लास पूरी पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन उस MCQs को ज़रूर सोल्व करें। तो शुरू करते हैं क्लास को। साथियों, भाषा प्रतीकों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग हम एक दूसरे से संचार के समय करते हैं। प्रतीक हो सकते हैं अलग अलग जो लैंग्वेज होती है उसके अलग अलग प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं। उसका उपयोग हम एक दूसरे से संचार के लिए, मतलब हमारे अंदर जो विचार होते हैं उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। साथियों, हरलोक ने एक परिभाषा दी है, तो इस परिभाषा को आपको लिखना है। हरलोक के अनुसार भाषा से तात्पर्य विचारों के तथा अनुभूतियों का अर्थ व्यक्त करने वाले उन साधनों से हैं जिनसे संज्ञान या विचारों के आदान प्रदान के सभी पक्ष, जैसे लिखना, बोलना, संकेत, चेहरे की अभिव्यक्ति, हाव भाव, मुख अभिनय एवं कला इत्यादि सम्मिलित होते हैं। तो ये परिभाषा आपको लिख लेना है, जो किसके द्वारा दी गई है? हरलोक के द्वारा। इसकी दूसरी परिभाषा आती है मित्रों स्टार्ट के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है, इसको भी आपको लिखना है। स्टोर्ट के अनुसार व्यापक अर्थों में भाषा का आशय निस्संदेह ऐसे साधन से है जिसके द्वारा अर्थ एवं भाव का लोगों के बीच संप्रेषण होता है। अर्थ एवं भाव का संप्रेषण, ठीक है। तो ये स्टोर्ट के द्वारा परिभाषा, ये स्टार्ट के द्वारा ये परिभाषा दी गई है, इसको भी आपको लिख लेना है। साथियों, उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि भाषा वाणी द्वारा व्यक्त, आपकी जो वाणी है उसके द्वारा व्यक्त अथवा लिखित, मतलब बोलकर या लिख कर के लोगों की इच्छानुसार चुने गए प्रतीकों एवं चिन्हों की वह व्यवस्था है जिससे मनुष्य समुदाय अपने भावों, विचारों तथा व्यवहार का परस्पर आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया या संप्रेषण करते हैं। देखिए, कोई सी भी क्रिया करने के लिए भाषा का होना जरूरी है, तभी तो आपके विचार दूसरे तक पहुँचेंगे। अब वो भाषा मौखिक रूप से हो सकती है, लिखित रूप से भी हो सकती है। साथियों, टॉपिक आता है भाषा के प्रकार। कौन कौन से प्रकार है? तो टॉपिक डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के प्रकार। साथियों, भाषा के प्रकारों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला यहाँ पर आता है वाचिक भाषा। वाचिक भाषा का मतलब है भाषा के इस रूप में व्यक्ति शब्दों, वाक्यों, वाणी या अन्य वाचिक रूपों में अपनी बात, विचार, भावना, संदेश या सूचना को व्यक्त करता है। मतलब यहाँ पर वाचिक भाषा का सीधा सा मतलब है शब्द के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हो, वाक्य के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हो, या वाणी या अन्य वाचिक रूप से बोल करके किसी चीज़ को अगर व्यक्त करते हो तो उसको ही वाचिक भाषा कहा जाता है। दूसरी भाषा आती है मित्रों सांकेतिक भाषा। यदि कोई व्यक्ति अपनी बात शब्दों या वाक्यों में कहने के लिए शारीरिक संकेतों एवं भंगिमाओं का प्रयोग करता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मतलब आप शारीरिक रूप से किसी को ऊंचा हाथ करके और पास बुलाते हो, बिना बोले वो पास आ जाता है, तो ये कैसी भाषा हुई? ये सांकेतिक भाषा हुई मित्रों। तीसरी आती है आलेखीय भाषा। आलेखीय मतलब लिख करके। यह वह भाषा रूप है जिसमें व्यक्ति अपनी बात, भावनाएं, इच्छाएं या सूचनाएं लिखकर प्रस्तुत करता है। तो साथियों, ये 3 प्रकार की भाषाओं का इन्होंने उल्लेख किया है। एक तो वाचिक भाषा आती है, एक सांकेतिक भाषा आती है और एक आलेखीय भाषा आती है। वाचिक भाषा बोल करके, सांकेतिक भाषा शारीरिक अंगों के द्वारा संकेतों के माध्यम से, और आलेखीय भाषा लिख करके। मित्रों, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका भाषा की संरचना। मित्रों, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें 4 फैक्ट आते हैं। भाषा की संरचना एवं नियम को निर्धारित करने वाले 4 प्रमुख तत्व होते हैं: ध्वनिग्राम, रूपग्राम, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। चारों को आपको लिख लेना है, नोट करके लिखना है कि भाषा की संरचना एवं नियम को निर्धारित करने वाले कितने तत्व हैं मुख्य रूप से। तो आपका आंसर रहेगा 4 तत्व है। कौन कौन से? ध्वनिग्राम है, रूपग्राम है, वाक्य विन्यास है और अर्थ विज्ञान है। साथियों, ध्वनिग्राम क्या होता है?
भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको ही ध्वनिग्राम कहा जाता है। जैसे आप एनआर वाला लिखते हो, आप के लिखते हो, आप ए लिखते हो, आप बी लिखते हो, सी लिखते हो, आप त लिखते हो, आप पे लिखते हो, ये क्या कहलाता है? ध्वनिग्राम, जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकले। दूसरा आता है रूपग्राम। जब ध्वनिग्राम आपस में मिल जाते हैं तो उसको ही कहा जाता है रूपग्राम। क्या कहा जाता है? रूपग्राम, जिसका अर्थ निकले। जैसे अब, जैसे नल, इस प्रकार से इन ध्वनिग्राम को मिलाने पर अगर किसी शब्द का अर्थ निकल जाए तो उसको ही रूपग्राम कहा जाता है। तीसरा आता है मित्रों वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास का मतलब है कि जब रूपग्राम को एक साथ जमा दिया जाता है और उसका कोई निश्चित अर्थ निकला है कि तुम यहाँ पर मत आओ, इस प्रकार से जब रूपग्राम को जमा दिया तो वो बन जाता है वाक्य विन्यास। और कई वाक्य विन्यास मिलकर के एक अर्थ विज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये 4 प्रमुख तत्व इसके मित्रों होते हैं। आपको इसकी डिटेल मैंने बता दी है, इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मित्रों, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो चीज़ मैं आपको 101% बताऊंगा। अब साथियों, इसके बाद हम पढ़ेंगे भाषा का विकास, कि किस प्रकार के से भाषा का विकास शिशुओं में होता है। तो टॉपिक डाल लीजिए सभी, भाषा का विकास। ठीक है। अब आप यूँ मत सोचना कि सर वो रूपग्राम ध्वनिग्राम इसमें तो बताया ही नहीं। जो मैंने बताया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो ही आपके लिए काफ़ी है साथियों। तो चलिए देख लेते हैं भाषा के विकास के बारे में। मित्रों, बच्चों में भाषा के विकास से पूर्व उनमें कुछ ऐसे व्यवहार देखने को मिलते हैं जिन्हें भाषा विकास का प्रारंभिक रूप माना जाता है। इनमें क्रंदन, बलबलाना और हाव भाव प्रमुख है। मतलब बालक में जब भाषा का विकास नहीं होता है तो इसके पहले वो क्रंदन मतलब रोना सीखता है, बलबलाना कुछ चीज़ें बोलता रहता है, हाव भाव के माध्यम से वो अपने विचारों को व्यक्त करता है। ये चीज़ें भाषा विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। शुरू में बच्चों में इन्हीं विशेषताओं का प्रदर्शन होता है एवं उनमें भाषा विकास की नींव पड़ती है। इन्हें पूर्व भाषागत अवस्था कहा जाता है। तो नोट करके लिख लीजिए, क्रंदन, बलबलाना और हाव भाव, इन तीनों को क्या कहा जाता है? पूर्व भाषागत अवस्था। लिख लीजिए, आपको ये नोट करके जरूर लिख लेना है। ठीक है। आगे देखेंगे मित्रों, नवजात शिशुओं में क्रंदन या रोना शिशुओं द्वारा उत्पन्न प्रथम ध्वनि है। अब एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि शिशुओं में, नवजात शिशुओं में प्रथम ध्वनि होती है, तो आपका आंसर रहेगा क्रंदन करना या रोना। क्रंदन करने को ही रोना कहा जाता है। समय के पश्चात क्रंदन के स्वरूप में अंतर आने लगता है और क्रंदन के साथ हाव भाव तथा शारीरिक गतियाँ भी प्रदर्शित होने लगती है। मतलब एक समय तो ऐसा होता है जब बालक रोता ही रोता है, चुपचाप पड़ा रहता है, रोता रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें भाषा विकास आगे बढ़ता है तो रोने के साथ में वो अपने जो शरीर के अंग हैं उनका भी वो हाव भाव का प्रदर्शन करता है। बच्चों में संप्रेषण का यह प्रारंभिक रूप है। क्रंदन अनेक प्रकार का हो सकता है। क्रंदन के प्रकार से माता पिता बच्चों के रोने के कारणों का भी अनुमान लगाते हैं। देखिए, क्रंदन मतलब रोने के भी कई प्रकार है। बालक किस चीज़ के लिए रो रहा है, माता पिता अनुमान लगाते हैं कि भाई इसको भूख लगी है या इसको कोई अन्य चीज़ चाहिए। इस प्रकार का अनुमान उसके माता पिता लगाते हैं जब बालक रोता है। तो साथियों, जब बच्चे 6 माह की आयु के हो जाते हैं तो बलबलाने लगते हैं। इसे मानव प्राणी का प्रथम लक्षण माना जा सकता है। इसी के साथ बच्चे वाणी ध्वनियों का प्रदर्शन करने लगते हैं। यह लक्षण लगभग 5वें माह तक दिखाई देने लगते हैं। वे माँ, मुँह मतलब मैं शब्द का सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं। तो ये भी आपको नोट करके लिख लेना है कि मैं शब्द का बालक सर्वप्रथम उच्चारण करता है। दा, दी आदि ध्वनियाँ प्राय उच्चारित करते हैं। ऐसा करना उन्हें अच्छा भी लगता है, इसी कारण वे इसकी पुनरावृत्ति भी करते रहते हैं। मतलब बार बार वो इन शब्दों को वो बोलते रहते हैं। इसे आत्म अनुकरण भी कहा जाता है। तो साथियों, आत्म अनुकरण का मतलब क्या होता है? देखिए कि बालक जब छोटा होता है, जब लगभग वो 6 माह का हो जाता है, तो वो माँ, मुँह, दा, दी इस प्रकार की कुछ ध्वनियाँ बोलता है और उसका बार बार वो उसका रिपीट करता है, मतलब बार बार उसकी पुनरावृत्ति करता है। इसको ही कहोगे आप आत्म अनुकरण। क्लियर है सभी के? 18 से 20 माह की आयु तक पहुंचने पर बच्चे 2 शब्द की अवस्था में प्रवेश करते हैं। साथियों, RBSC ने के अनुसार
आरबीएससी के अनुसार बता रहा हूँ, जब बालक 18 से 20 माह की आयु का हो जाता है तो वो 2 शब्द की अवस्था में प्रवेश कर जाता है और 2 शब्दों का प्रयोग एक साथ प्रारंभ कर देते हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि वो 2 शब्द ही बोलना सीखता है। इसका मतलब ये है कि 2 शब्द की अवस्था का मतलब है एक साथ 2 शब्दों का प्रयोग करने वो लग जाता है। ठीक है, एक साथ ही 2 शब्द वो बोलने लग जाता है। 2 शब्दों वाली भाषा में तार वाली भाषा की विशेषता पाई जाती है। 2.5 साल की उम्र में बच्चे का भाषा विकास सुनी जाने वाली भाषा के नियमों पर केंद्रित हो जाता है। मतलब बालक जिस भाषा को सुनता है उसी भाषा को वो बोलना आगे जाकर वो सीख जाता है। तो इस प्रकार बालक में भाषा का विकास होता है। क्लियर है सभी के ये साथियों? अब पढ़ने वाले हैं भाषा का अर्जन। किस प्रकार भाषा का अर्जन किया जाता है? मनोवैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग तरीके से बताया है। तो टॉपिक डाल लीजिए भाषा का अर्जन। तो मित्रों पढ़ने वाले हैं भाषा का अर्जन। व्यवहारवादियों के अनुसार भाषा का विकास अधिगम के सिद्धांतों जैसे साहचर्य, अनुकरण, पुनर्बलन पर आधारित है। तो नोट करके सबसे पहले लिख लेना है कि व्यवहारवादियों के अनुसार भाषा का विकास किस पर आधारित है। तो आपका आंसर रहेगा साहचर्य पर, अनुकरण पर और पुनर्बलन पर, तीनों पर आधारित है, ऐसा व्यवहारवादियों का मानना है। इस प्रकार के व्यवहार प्राय देखने को मिलते हैं जब बच्चे माता पिता या पालनकर्ता की भाषा के लिए समुचित ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं तथा ऐसा किए जाने के लिए पुनर्बलित किए जाते हैं। रूपायतन का सिद्धांत क्रमिक रूप से वांछित अनुक्रिया के समीप ले जाता है, जिससे बच्चा उतना ही अच्छा बोलता है जितना कि एक वयस्क बोल सकता है। साथियों ये जो सिद्धांत है ये काम भी करते हैं भाषा विकास में। जैसे बालक कोई शब्द बोलता है और आप उससे कहते हो कि शाबाश बेटा, धन्यवाद, एक टॉफी दूंगा तुझे, फिर से ऐसा शब्द बोल, तो बालक ऐसा बोलता है। उसको पुनर्बलित करके आप भाषा का विकास कर सकते हो। मित्रों उच्चारण एवं भाषा शैली में क्षेत्रीय विभिन्नता देखने को मिलती है, जिसका कारण दिए गए प्रतिमान पुनर्बलन में भिन्नता होती है। स्किनर का अधिगम पर बल देना यह स्पष्ट करता है कि शिशु सुनी हुई भाषा को अर्जित कैसे कर लेते हैं और वे अपने शब्दकोश में नए शब्दों को कैसे जोड़ते हैं। साथियों जो स्किनर ने सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने पुनर्बलन पर बल दिया था। अब यहाँ पर जो बालक का भाषा का विकास है वो भी कुछ जगह पर पुनर्बलन पर ही आधारित होता है। अब देखिए सभी जगह अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषा बोलते हैं, तो इससे भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को भाषा में मिल जाती है। मित्रों चोम्स्की व्याकरण सीखने की अंतर्निहित तत्परता पर बल देते हैं। उन्होंने भाषा विकास की जन्मजात प्रतिज्ञप्ति का प्रतिपादन किया है। अब चोम्स्की क्या कहते हैं, नोम चोम्स्की, कि बालक में जो भाषा का विकास होता है वो पुनर्बलन पर आधारित न होकर जन्मजात होता है। मतलब बालक में भाषा सीखने की जो क्षमता है वो कैसी होती है, जन्मजात होती है। ऐसा किसके अनुसार है, नोम चोम्स्की के अनुसार है। तो ये आपको नोट करके लिख लेना है। इसके अनुसार बिना पढ़ाए बच्चे जिस दर से शब्दों तथा व्याकरण को अर्जित कर लेते हैं उसकी व्याख्या मात्र अधिगम के सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर नोम चोम्स्की क्या कह रहे हैं कि बालक बिना पढ़ाए ही भाषा को सीख लेते हैं, तो फिर यहाँ पुनर्बलन कहाँ काम आ रहा है, ऐसा उनका कहना था। ऐसा भी देखा गया है कि कई बार बच्चे ऐसे वाक्य भी बनाते हैं जिन्हें उन्होंने नहीं सुना होता। बच्चों में भाषा विकास की एक क्रांतिक अवधि होती है। इस समय यदि सफल अधिगम होगा तो वह होगा संपूर्ण संसार में बच्चे भाषा के विकास की एवं जैसी अवस्था से गुजरते हैं। चोम्स्की के अनुसार भाषा का विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः होता है। अब चोम्स्की क्या कह रहे हैं कि उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उनकी उपयुक्त देखभाल करो, उनका भाषा का विकास अपने आप हो जाता है। जैसे शरीर का विकास अपने आप हो जाता है, बस एक निश्चित वातावरण उनको चाहिए, उसी प्रकार भाषा का विकास भी अपने आप हो जाता है, बस आप उनको उपयुक्त वातावरण प्रदान कर दीजिए। मित्रों बच्चों में सर्वभाषा व्याकरण पहले से व्याप्त होती है, जिसका अर्थ यह है कि वे जिस भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख लेते हैं। ऐसा नोम चोम्स्की का मानना था। साथियों क्या कहते हैं नोम चोम्स्की कि बालक में जन्म से ही सभी भाषाओं के व्याकरण को सीखने की क्षमता होती है। आप जिस भाषा को उसे सिखाओगे उस भाषा का व्याकरण बालक अपने आप सीख जाता है। तो
अब पढ़ने वाले हैं भाषा का उपयोग, क्या क्या उपयोग भाषा का किया जाता है। साथियों टॉपिक डाल लेना है भाषा का उपयोग। भाषा का उपयोग प्राय संप्रेषण के सामाजिक रूप से उपयुक्त तरीकों की जानकारी रखना सम्मिलित है। देखिए मित्रों, सामाजिक आदान प्रदान करने के लिए आपको भाषा की ज़रूरत पड़ती है। भाषा का उपयोग करते समय हमारे विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक आशय होते हैं। हम भाषा का जब उपयोग करते हैं तो हमारे अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उससे अलग अलग उद्देश्य होते हैं। इस उद्देश्य से भाषा का उपयोग व्याकरण की दृष्टि से सही तथा अर्थपूर्ण होने के साथ साथ सही तथा संदर्भानुसार उपयुक्त होना आवश्यक है। मतलब जो बात आप कहना चाहते हो वो निश्चित अर्थ प्रदान करने वाली होना चाहिए, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए और उसका निश्चित उद्देश्य भी होना चाहिए। प्राय बच्चों में यह पाया गया है कि उन्हें अपने आप को अभिव्यक्त करने में कठिनता होती है। मतलब जो उनके अंदर विचार होते हैं उनको वो बाहर नहीं ला पाते हैं। जब वे अपनी भाषा में विनम्रता या अनुरोध प्रकट करना चाहते हैं तो मांग या निर्देश का संप्रेषण होता है। बच्चों को धारा प्रवाह बोलने तथा सुनने में कठिनता का सामना करना पड़ता है। धारा प्रवाह मतलब एक साथ एक गति में बिना रुके बिना संकोच के यदि बालक बोल लेता है तो वो भाषा का उपयोग सही से कर रहा है, नहीं तो बहुत से बच्चों को इसमें कठिनाई होती है। साथियों टॉपिक डाल लीजिए भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो मित्रों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आता है, भाषा विकास का सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया तो आपका आंसर रहेगा नोम चोम्स्की के द्वारा भाषा विकास का सिद्धांत दिया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया तो वहाँ पर आपका आंसर रहेगा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया। दोनों प्रश्न अलग अलग है। भाषा विकास का सिद्धांत नोम चोम्स्की, और नोम चोम्स्की ने क्या कहा है कि बालक में भाषा के विकास जन्मजात होता है, बालक को सिखाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि उसको उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। अब पढ़ने वाले हैं भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत जो वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है, जबकि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, नोम चोम्स्की ने। ये दोनों लाइन में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न गलत नहीं हो। तो भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एवं चिंतन की उत्पत्ति अलग अलग होती है तथा यह विकास समानांतर एवं विभिन्न चरणों में होता है। देखिए चिंतन का विकास अलग प्रकार से होता है और भाषा का विकास अलग प्रकार से होता है, ऐसा वाइगोत्स्की का कहना है। मित्रों वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास की अवस्थाएं इस प्रकार है। देखिए इन्होंने भाषा विकास की 3 प्रकार की अवस्थाओं का उल्लेख किया है। प्रथम जो अवस्था आती है मित्रों वो है अवोदधिक अथवा चिंतन शून्य वाक सहज अवस्था जिसको कहते हैं, इसमें विकसित होती है। इसमें शब्दों के प्रतीकात्मक आशय सीखे जाते हैं। मतलब बालक में जो भाषा विकास होता है, भाषा की उत्पत्ति होती है, वो देखिए सबसे पहले जो अवस्था आती है वो प्रतीकात्मक आशय, उसमें बालक सीखते हैं। मतलब प्रतीकों का जो मतलब निकलता है उसको बालक सबसे पहली अवस्था में सीखते हैं। दूसरी अवस्था आत्मकेंद्रिक भाषा की होती है, जहाँ बच्चे बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी बातों को कहते हैं जिन्हें वे कर रहे होते हैं, भले ही कोई सुन न रहा हो। मित्रों दूसरी अवस्था क्या होती है, बालक अपनी बात को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, भले उसका कोई अर्थ न निकले, भले उसको कोई सुने नहीं, लेकिन वो दूसरों के साथ शेयर उसको करते हैं। मित्रों तीसरी अवस्था आती है जिसमें बच्चे ध्वनि रहित वाणी का उपयोग करते हुए विचारों में स्वेच्छया परिवर्तन करने के योग्य हो जाते हैं। ध्वनि रहित वाणी मतलब जिसमें आवाज़ ना हो, फिर जैसे लिख कर के भी बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं वाइगोत्स्की ने बताए हैं। साथियों जबकि चिंतन की प्रथम अवस्था जब आती है, चिंतन की अगर बात करें तो उसकी प्रथम अवस्था में वस्तुओं को वर्गों या ढेरों में संगठित किया जाता है। यह वर्गीकरण उनमें दिखने वाली समानताओं एवं विभिन्नताओं पर आधारित होता है। देखिए अगर चिंतन की बात करें तो चिंतन में क्या होता है कि जो वस्तुएं समान दिखती है उनको एक निश्चित समूह में वर्गीकृत कर दिया, जो अलग दिखती है उसको अलग समूह में वर्गीकृत किया। इस नियम का कोई आधार, कोई नियम एवं तर्क नहीं होता है। जबकि चिंतन की जो दूसरी अवस्था होती है उसमें रचना के रूप में बालक चिंतन करते हैं, जिसमें बच्चे वस्तुओं के अलग अलग अवयवों के अपरिवर्तनीय मूर्त तथा वास्तविक संबंधों का प्रत्ययीकरण करते हैं। मतलब जो मूर्त रूप से दिखाई देते हैं, अपरिवर्तनीय, जिनका परिवर्तन नहीं होता है,
उनमें संबंध स्थापित दूसरी अवस्था में करते हैं, जबकि जो चिंतन की अंतिम अवस्था है मित्रों, उसमें संप्रत्यात्मक चिंतन होता है, जिसमें बच्चे अमूर्त तत्वों के बीच जुड़ाव देख सकते हैं तथा उनका विश्लेषण कर सकते हैं। तो प्रथम जो चिंतन की अवस्था है उसमें क्या किया जाता है, अलग अलग ढेरों में, अलग अलग समूह में वर्गों को विभाजित किया जाता है। चिंतन की दूसरी अवस्था में उनमें जो संबंध होता है उसको ज्ञात किया जाता है। चिंतन की तीसरी अवस्था में जो अमूर्त तत्व हैं उनके बीच संबंध स्थापित किया जाता है। मित्रों, वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चे एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर जाते हैं तो तीन चीज़ें होती है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था के संधिकाल में मौलिक संरचनाएं नष्ट हो जाती है तथा नई संरचनाओं का निर्माण होता है। देखिए, बालक जब चिंतन करता है, बच्चे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं तो जो उनकी मूल संरचना है वो नष्ट होकर के कोई नई चीज़ें उनके सामने आती है। उनका यह भी मानना था कि अंतिम अवस्था में भाषा एवं चिंतन का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है। संप्रत्यात्मक चिंतन का विकास तथा आंतरिक भाषा दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। चिंतन बिना भाषा के भी प्रयुक्त होता है। देखिए, नोट करके लिख लीजिए, चिंतन बिना भाषा के भी प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन रीट के एग्जाम में आ चुका है कि चिंतन के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो आपका आंसर रहेगा चिंतन के लिए भाषा आवश्यक नहीं है। विशेषकर जब चिंतन अवाचिक होता है, जैसे चाक्षुष या गति से जुड़ा होता है। भाषा बिना चिंतन के भी प्रयुक्त होती है जब हम अपनी भावनाओं या कुशल क्षेत्र को व्यक्त करते हैं। तो मतलब चिंतन के लिए भाषा जरूरी नहीं है और भाषा के लिए भी चिंतन जरूरी नहीं है। देखिए, जैसे आप कैसे हैं, बहुत अच्छा, मैं सकुशल हूँ। जब दो प्रकार एक दूसरे में व्याप्त रहते हैं तो दोनों का साथ साथ उपयोग किया जा सकता है, जिसमें शाब्दिक चिंतन एवं तार्किक भाषा उत्पन्न हो सके। साथियों, ये था चिंतन भाषा विकास का सिद्धांत, जिसमें भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। भाषा विकास का सिद्धांत नोम चोम्स्की ने दिया था और ये भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने। और इस पाठ का जो आखिरी तथ्य आता है वो है भाषा निर्धारक के रूप में चिंतन, कि भाषा का निर्धारण किस प्रकार से चिंतन के आधार पर होता है। साथियों, स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का मत है कि चिंतन मात्र भाषा का निर्धारण ही नहीं करती वरन इससे पहले ही उपस्थित रहता है। देखिए क्या कहा इन्होंने कि चिंतन सिर्फ भाषा का ही निर्धारण नहीं करता है बल्कि चिंतन पहले से ही उपस्थित रहता है। पियाजे का तर्क था कि बच्चे चिंतन की सहायता से आंतरिक छवि का निर्माण करते हैं। आंतरिक छवि, जैसे जब बच्चे किसी को कुछ करते देखते हैं तो बाद में उसकी नकल करते हैं, इस समय चिंतन उपस्थित होता है परंतु भाषा उपस्थित नहीं होती है। किसी चीज़ को देखते हैं, कोई भी बालक है किसी चीज़ को देखता है तो उसके मन में एक आंतरिक छवि बन जाती है, वहाँ चिंतन तो उपस्थित है लेकिन वहाँ भाषा उपस्थित नहीं है। भाषा चिंतन के वाहकों में से एक है। देखिए, भाषा क्या है, चिंतन के वाहक। वाहक मतलब लाने ले जाने वाले। जब प्रक्रियाओं को आत्मसात कर लिया जाता है तो वह अंतरीकृत हो जाती है, तो भाषा बच्चों के प्रतीकात्मक चिंतन का विस्तार करती है, परंतु भाषा चिंतन के मौलिक विकास के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए मित्रों, भाषा चिंतन के मौलिक विकास के लिए आवश्यक नहीं है और चिंतन भी भाषा के लिए आवश्यक नहीं होता है। पियाजे का मत था कि यद्यपि भाषा बच्चों को सिखाई जा सकती है तथापि शब्दों की समझ के लिए इसके पीछे छिपे संप्रत्यों की जानकारी चिंतन आवश्यक है। अतः भाषा की समझ के लिए चिंतन आधारभूत और आवश्यक माना है। ऐसा किसका कहना है? ऐसा जीन पियाजे का कहना है। तो मित्रों, ये चिंतन और भाषा का टॉपिक आपका पूरा हो चुका है, जिसको हमने संपूर्ण पढ़ा है। अब इसके 10 प्रश्नों को देख लेते हैं। साथियों, इसके MCQs को देख लेते हैं। यहाँ पर 10 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। इन 10 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं इन 10 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 आता है, भाषा का आशय निस्संदेह ऐसे साधन से है जिसके द्वारा अर्थ एवं भाव का लोगों के बीच संप्रेषण होता है। यह कथन किसका है? हरलोक का, स्टार्ट का, वाइगोत्स्की का और ब्रिजेज का। साथियों, यहाँ पर राइट आंसर आता है, ये उपयुक्त जो कथन कहा गया है ये स्टार्ट के द्वारा कहा गया है। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। भाषा का वर्गीकरण किया जा सकता है 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से और 5 प्रकार से।
देखिए मित्रों, हमने जो अभी बुक में पढ़ा है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाषा का वर्गीकरण यहाँ पर 3 प्रकार से किया जा सकता है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों, भाषा की संरचना के तत्व हैं ध्वनिग्राम, रूपग्राम, वाक्य विन्यास व अर्थ विन्यास और उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ये चारों ही भाषा की संरचना के तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे साथियों, नवजात शिशुओं की प्रथम ध्वनि होती है माँ, पापा, मम्मी और क्रिंदन। तो देखिए जो नवजात शिशु होते हैं उनकी प्रथम ध्वनि की अगर बात करें तो क्रिंदन प्रथम ध्वनि होती है। क्रिंदन मतलब होता है रोना, सबसे पहले बालक रोता है। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने, पावलोव ने, मैस्लो ने और कोहलबर्ग ने। साथियों भाषा विकास का सिद्धांत देने वाले थे वाइगोत्स्की। प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता है? भाषा, संप्रत्यय, प्रतिमा और प्रतीक। तो देखिए मित्रों, चिंतन में भाषा हमेशा सम्मिलित नहीं होती है। संप्रत्यय, प्रतीक और प्रतिमा ये तीनों हमेशा ही सम्मिलित होते हैं। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आरबीएससी की बुक से रीट के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो मित्रों डायरेक्टली भी प्रश्न बनते हैं, डायरेक्ट वाले प्रश्न तो सारे कराता हूँ, इसके अलावा जो बीच में आपके प्रश्न बनते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो भी आपके लिए मैं ज़रूर लेकर आता हूँ साथियों। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे मित्रों, स्वैली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है अभिप्रेरणा की, भाषा की, काल्पनिक विचार तथा इच्छाओं की और वास्तविक स्थिति की। देखिए मित्रों जो स्वैली चिंतन है वहाँ पर हमने पहले पढ़ लिया था कि इसमें एक काल्पनिक विचार तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है साथियों। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, निम्न में से कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? अभिसारी चिंतन, सर्जनात्मक चिंतन, स्वैली चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। तो देखिए यहाँ पर प्रथम विकल्प, दूसरा विकल्प और चौथा विकल्प ये तो यथार्थवादी चिंतन के उदाहरण हैं, लेकिन जो स्वैली चिंतन है इसको यथार्थवादी चिंतन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता, ये अलग होता है। प्रश्न नंबर 8 में आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों, श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। यह उदाहरण है अपसारी चिंतन, जटिल चिंतन, स्वैली चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। तो देखिए मित्रों बुक में जो इस प्रश्न का आंसर दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये, और इसका आंसर दिया हुआ है तीसरा विकल्प, जो गलत है। इसका चौथा विकल्प सही है साथियों। बुक में ये चीज़ मिस प्रिंट है। चौथा विकल्प 101% सही है। प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न देखेंगे आज का। यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने पर क्या आएगा? राम इस समस्या को हल करने के लिए चिंतन का सहारा लेता है। अपसरण चिंतन, अभिसारी चिंतन, सर्जनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। तो देखिए मित्रों राइट आंसर है इसका अभिसारी चिंतन। बुक में इसका आंसर अपसरण चिंतन दे रखा है, जो बिल्कुल यहाँ ये भी गलत इन्होंने मिस टाइप कर रखा है। तो यहाँ पर आपका दूसरा ही विकल्प सही रहेगा। तो साथियों चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।